नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आप सभी का भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कल रात और परसों रात जो कुछ भी हुआ, रिफाइनरी वर्सेस रिफाइनरी, आज उस पर हम चर्चा करेंगे कि अब ये लड़ाई कहां जाकर पहुंच चुकी है। क्या ये पूरी लड़ाई ट्रंप के हाथों से निकल चुकी है और क्या इजराइल ने अब ट्रंप के दिमाग को भी टेक ओवर कर लिया है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज आपको इस फील द थ्रिल में मिलने वाले हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब अभी तक बार बार ये क्लेम था कि हम किसी के भी ऑयल फील्ड्स पर, गैस फील्ड्स पर अटैक नहीं करेंगे, इजराइल ने जो ये पहल करी है ईरान पर अटैक करके और ईरान ने जो रिटेलिएट करा है, तो आज ना सिर्फ ईरान, इजराइल, अमेरिका, लेकिन पूरा विश्व कहां पर खड़ा है और अब ये आगे कहां जाके रुकने वाला है, इन तमाम सवालों का जवाब हम अपने एक्सपर्ट से आज इस चर्चा में लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको अब तक का अपडेट बता देते हैं। इसका बहुत सारे राजनीतिक अपडेट है। दुनिया भर की अगर बात करें तो इजराइल ने ईरान के गैस फील्ड्स पर जब अटैक किया, ऑयल फील्ड पर जब अटैक किया, तो साउथ पास पर अटैक करा, उसके बाद जो रिटेलिएशन हुआ ईरान की तरफ, वो ना सिर्फ ना तो अमेरिका पे हुआ, इजराइल पे भी नहीं, लेकिन उन्होंने कतर पर, यूएई पर, सऊदी पर, तमाम ऑयल फील्ड्स, गैस फील्ड्स पर अटैक किया है। अब इसके क्या मायने हैं और अब ट्रंप किस जगह फंसते नजर आ रहे हैं, उनके बयान क्या हैं और बयान क्या इंडिकेट करते हैं, इन तमाम चीजों पर आज आपसे बात करेंगे। और मेरे साथ गणमान्य गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर अजिताभ जी, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम कुमार जी, सीनियर जर्नलिस्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अब क्या कह रही है वो पूरा डिटेल में प्रेम जी से समझेंगे। और साथ में कर्नल गोपाल सिंह जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले अजिताभ सर, क्या अब ये बहुत बड़ा सवाल है जो पहले भी मैंने आपसे पूछा, एक बार फिर मैं पूछूंगी, जब ये वॉर शुरू की थी सो कॉल्ड, तो क्या ट्रंप के पास अब ऐसा लग रहा है कोई प्लान नहीं था? ट्रंप को नहीं पता था कि ईरान इतना भारी पड़ेगा और अब आपको ये लगने लगा है कि इजराइल जो है ट्रंप के दिमाग के साथ खेलकर उन्हें कंट्रोल कर रहा है? देखिए अदिति जी, ट्रंप ने शायद अब वो गलती को रियलाइज़ कर रहे होंगे। उन्होंने एक तो ओवर कॉन्फिडेंस, दूसरा अंडर एस्टिमेशन ऑफ ईरान, ये शायद उनको ले डूबा है। आज अगर आप देखिए तो अमेरिका कहीं भी अगर सबसे ज़्यादा लॉस में देखा जाए तो ईरान और गल्फ़ अरब देशों के अलावा अमेरिका है। 3 पॉइंट मैं यहाँ बताना चाहूँगा। अमेरिका का जो वार कॉस्ट है लगभग $2 बिलियन डेली का कॉस्ट हो रहा है उसका, मिनिमम मैं बता रहा हूँ। दूसरी तरफ आप देखें, ट्रंप ने एक बार कहा था कि तेल के दाम बढ़ेंगे तो अमेरिका के बल्ले बल्ले होंगे, मतलब पैसा बहुत आएगा। आज वस्तु स्थिति ये है कि अमेरिका वहाँ भी खो रहा है। अमेरिका का पर कैपिटा ऑयल एंड गैस का कंजम्पशन विश्व में सबसे अधिक है पर डे की अगर बात करें तो, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिकन कंपनीज़ ने, जैसे आपने एग्जांपल दिया, अरब में रस लाफान जो रिफाइनरी पे अटैक हुआ है कल परसों में, पहले भी 2-4 दिन पहले भी हो चुका है। रास लाफान रिफाइनरी में सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो ऑक्सन मोबिल कंपनी है और वो अमेरिका की कंपनी है और उस कंपनी ने सबसे ज़्यादा वहाँ इन्वेस्ट कर रखा है। अब उसका पूरा प्रोडक्शन ठप हो गया, उससे किसको लॉस हो रहा है? अमेरिकन कंपनी को। और ये अमेरिकन कंपनीज ऐसे सारे, चाहे अरब, सऊदी अरब की बात करें, यूएई की, हर जगह अमेरिकन कंपनी छाई हुई है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, तो ये उनको लॉस हो रहा है। तीसरा, जो अमेरिका का डेट है लगभग $39 बिलियन उनका नेशनल डेट है, वहाँ भी वो मार खा रहे हैं। युद्ध का कॉस्ट आप देख लीजिए, उन्होंने उम्मीद की थी कि हम पैसा कमाएंगे, आज ये है कि वो वर्ल्ड में जितना उनके पास ऑयल, उनके जो कंपनीज हैं, खास करके सेल कंपनीज जो वहाँ से प्रोड्यूस करते हैं गैस, सबसे ज़्यादा सेल कंपनीज का कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट इतना ज़्यादा है कि उन्होंने अपना प्रोडक्शन लो कर लिया था। अब वो एकाएक प्रोडक्शन तो उठा नहीं सकते क्योंकि वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि आजकल में आप तुरंत उठा लें, तो वहाँ भी पैसा, ऑयल का रेट बढ़ गया कि वहाँ के गैस कंपनीज पैसा ही नहीं कमा पा रही है। तो हर जगह अमेरिका लॉस में ही चल रहा है और ऊपर से इजराइल ने उसको इस तरह से फांस लिया है, कहिए कि एक तरह से ब्रेन वॉश कर लिया है। यूरोपियन कंपनीज ने, नेटो ने कहा है, इट इज नॉट यूरोपियंस वार, इट इज लिटरली इजराइल्स वार। सर, 3 चीजें हैं। पहला ये कि इजराइल ने पूरा ब्रेन वॉश कर दिया, क्या जरूरत पड़ी थी ट्रंप, जो किसी के नहीं सुनते। तो मेरा पहला सवाल, जो कंफ्यूजन मेरे दर्शकों का है, पहला ये कि ट्रंप का डायरेक्ट बेनिफिट, वो हम उस पर आगे चर्चा करेंगे कि चाइना और रशिया का जो बेनिफिट उसको आया, अदरवाइज ट्रंप को इस वॉर में पड़ने की जरूरत नजर नहीं आ रही थी। पूरी लड़ाई इजराइल की थी। इजराइल
और ईरान के बीच की लड़ाई में इजराइल ने पहला ट्रंप को घसीटा। दूसरा, जो जितने बाकी के खाड़ी देश थे आज वो ये कन्विंस हो गए कि ट्रंप इज अनअफेक्टेड जो भी हमारे साथ हो रहा है। ट्रंप कुछ नहीं कर पा रहे एक्सेप्ट कि ट्रूथ सोशल पे अपना बयान देते, साथ खड़े हो जाएं, दूसरे देशों को बुला लें, तमाम बातें, जो कि इसमें फेल हो गए। और अब ट्रंप को ये भी कहना पड़ रहा है कि इजराइल ने जो अटैक किया मुझसे पूछे बिना किया। यह असंभव है, ये सबको पता है। सर क्यों? देखिए, अब तक की जो लड़ाई नहीं, उससे पहले की भी आप हिस्ट्री देखेंगे अमेरिका की। अमेरिका ने विश्व के अंदर हर जगह युद्ध करवाए हैं, खुद उनकी ज़मीन पर युद्ध आज तक रत्ती भर भी नहीं हुआ। यहाँ पर क्यों इजराइल का साथ दे रहे हैं, क्यों यूक्रेन का साथ दिया इन्होंने, कि चाइना और रशिया को परास्त करना है, ये सुपर पावर बन कर के आ रहे हैं। 4 साल हो गए वहाँ पे यूक्रेन का और रशिया की लड़ाई को। अब इसमें फ़ायदा किसको? क्यों ये इजराइल के साथ में मिल कर के चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान को पहले कहा कि पाकिस्तान के अंदर क्या नाम आतंकवादी या पनाह देना, ये करना, पैसा लगाना, ये करना, सब कुछ किया उन्होंने। अब पाकिस्तान के खिलाफ भी हो रहे हैं, अब बार बार बुलाते भी हैं, फिर भी खिलाफ हो रहे हैं। उसके बाद में ईरान में आपने ईरान के अयतुल्ला खोमेनी जी, उन्होंने तकरीबन 1982 से जिस प्रकार से उन्होंने हिजबुल्लाह को मदद दी, हुती को मदद दी और हमास को मदद दी, वहाँ उनको पनाह दे करके उनको किस प्रकार से यानी ट्रेनिंग देना, उनको पैसे से मुहैया कराना, उनको हर तरीके से इजराइल के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ाना। तो इस मदद को करते हुए इजराइल जो है एक ऐसा राष्ट्र है जो धीरे धीरे यानी जिस तरह से मुंह में जवान यानी जीभ होती है, उसी तरीके से सभी तरह यानी दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। और इजराइल को वो ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन इजराइल स्टूड बाय इटसेल्फ और बहुत अच्छी तरीके से, चाहे कब से लेके जब इजिप्ट की लड़ाई हुई उस समय से लेकर के अब तक, और हिजबुल्लाह के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी नुकसान हिजबुल्लाह को पहुँचाया, लेकिन ईरान फिर भी सपोर्ट करता रहा। पिछले साल जब 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के ऊपर लड़ाई लड़ी और उनके जो है सिविलियंस को और उनको कैप्चर किया, 200 से ज़्यादा की उनके हताहत किया, उसके बाद में क्योंकि ईरान सपोर्ट कर रहा है ये क्या नाम है इन देशों को, तो ईरान के ऊपर उन्होंने हमला किया। फिर 12 दिन के युद्ध के बाद में वो शांत हुआ, लेकिन उसके बाद में ईरान ने अच्छी तरीके से अपनी तैयारी और की। और आप यहाँ ध्यान करिए कि जब यूक्रेन के साथ में रशिया का जो लड़ाई हो रहा है, उसमें तकरीबन उन्होंने 50,000 अपने मैन्युफैक्चर ड्रोन जो है रशिया को दिए। तो वो ड्रोन कहाँ इस्तेमाल हुए? यूक्रेन के खिलाफ। और अमेरिका यूक्रेन को करता रहा। धीरे धीरे स्थिति परिवर्तित होती रही और बढ़ती रही, लेकिन रशिया जो है उतना नुकसान रशिया को नहीं हुआ। अब कोरोना काल आता है, कोरोना काल के अंदर रशिया के जो ऑयल था उसको हम लेकर के आते थे और वही उसको रिफाइन करके अमेरिका को देते थे। पर सर अब तो पूरी कहानी बदल गई। अब स्थिति बदली इस प्रकार से है कि देखिए, अमेरिका जो है छोटे छोटे राष्ट्र, वेनेजुएला को ले लीजिए, आप श्रीलंका में ले लीजिए, आप बांग्लादेश में ले लीजिए, आप साउथ कोरिया में और नॉर्थ कोरिया में ले लीजिए, वियतनाम में ले लीजिए, या आप मिडिल ईस्ट में, या पाकिस्तान, मतलब हर जगह पर छोटे छोटे देशों को ये जो है धमका करके, डरा करके वहाँ का सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश की है। उसका खामियाजा अब इनको भुगतना पड़ रहा है। नहीं सर, इसको और थोड़ा दर्शकों के लिए डिटेल में समझते हैं। अमेरिका बार बार ये क्लेम कर रहा है प्रेम सर कि पहला हमने सिविलियंस पर अटैक नहीं करा, हमने एनर्जी फील्ड्स पर अटैक नहीं करा, लेकिन अब इजराइल ने कर दिया, तमाम बातें हो गई। अब इससे फ़ायदा क्या? देखिए, पहले ईरान ने अटका दिया डोनाल्ड ट्रंप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ज़रिए। वो चाहते थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जब कोई शिप निकलेगी ही नहीं, अब तो ऐसा ही सिचुएशन हो गई कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज प्रोडक्शन होगा तब तो निकलेगी। तो अब ईरान के ऑयल फील्ड्स पर अटैक हुआ, ईरान ने रिटेलिएट किया, अब घूम फिर पे बात आ गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कुछ निकलेगा ही नहीं। अभी तक क्या हो रहा था, ट्रंप ये दावा कर रहे थे कि ईरान के हमने सारे मिलिट्री बेस, नेवी बेस, सब चीज़ें ध्वस्त कर दी हैं, लेकिन फिर भी उनके पास सामान है, यानी कि चाइना भेज रहा है उनको या रशिया भेज रहा होगा, और रिटर्न में क्या ले रहा है? पैसा तो डॉलर में तो डील कर नहीं रहे, तो रिटर्न में ऑयल ले रहा होगा, तो अब वो ऑयल नहीं दे पाएंगे। तो बेसिकली सिर्फ इतने से फायदे के लिए इतना बड़ा नुकसान डोनाल्ड ट्रंप ने किया, या हुआ क्या? देखिए अदिति जी, युद्ध को समझना हो तो इसको
कुछ बेस लाइन होते समझते हैं कि हम युद्ध जीतते कैसे हैं, कोई भी कहीं युद्ध कैसे जीतता है। जब वहाँ के सूचना तंत्र पर कब्जा कर लेता है, जो पावर सेंटर पर जो माना जाने वाला जो चीज़ होता है उस पर कब्जा कर लेता है, तो अपने आप वो उसके हाथ में युद्ध आ जाता है। ईरान में ऐसा क्या करे अमेरिका कि लगे कि वो युद्ध जीत गया है, एक्सेप्ट कि वो क्लेम्स। हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। बिल्कुल। तो ईरान में अमेरिका जमीनी एक्शन कर नहीं रहा है, वो दावे कर रहा है कि हमने हवाई शक्ति नष्ट कर दी, ईरान की नौसेना नष्ट कर दिया। और इन दो दावों को भी अगर कसौटी पर देखें तो आज जिस तरह से F-35 को मार गिराया ईरान ने, बिल्कुल, तो वो उसका दावा तुरंत ही खत्म हो गया। जिस तरीके से हॉर्मुज पर कब्जा बना हुआ है तो नौसेना कमजोर करने का भी दावा यहाँ ध्वस्त हो जाता है। अब जमीन पर आप जा नहीं रहे हैं, तो हवा, सागर और जमीन तीनों में आप कहीं पर भी मतलब ईरान को कैप्चर नहीं कर पाए। अब उसके बाद जब ये नहीं होगा तो वहाँ के सूचना तंत्र पर आप क्या पकड़ बनाएंगे, वहाँ की महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को कैसे कब्जे में लेंगे और ईरान को हराएंगे कैसे। तो ईरान को हराना एक दूर की कौड़ी नजर आ रही है आज बीच में से। तो इसका ये मतलब आप कहेंगे ना कि ट्रम्प वाज नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर ईरान और बहुत लाइटली ले लिया ईरान को, यही मतलब हुआ ना सर? देखिए, ट्रम्प का मतलब इकलौता ट्रम्प नहीं है, इसके बावजूद कि वो सरकार में है, लेकिन अमेरिकी प्रशासन इसके लिए पूरी उसकी थिंक टैंक, वो पूरा अमेरिका जिम्मेदार है। एक मिनट, ये कहना 40 इयर्स पहले भी ट्रम्प ने दावा किया था कि ईरान ने अगर हम पे अटैक किया, हमारी मिलिट्री पे, तो हम खर्क में अटैक कर देंगे, जो कि उन्होंने 40 साल बाद किया। दूसरी बड़ी बात है, अभी ये दावे हैं कि इंटेलिजेंस ने बता दिया था कि ईरान रिटेलिएट करेगा, 70% चांस बताए थे, उसको भी इग्नोर किया गया। इसका मतलब तो इंडिविजुअल ट्रम्प तैयार नहीं थे ना सर? देखिए, आज ट्रम्प ने एक बात कही है, यहाँ से आपका उत्तर निकलता है। उन्होंने पर्ल हार्बर की घटना को की याद दिलाई। पर्ल हार्बर जब वर्ल्ड वार शुरू हुआ उस घटना को याद दिलाई और कहा कि उसने चौंकाया था तो हमने भी चौंकाया। उसके बाद ये बात जो है नेतन्याहू की तरफ से कही जाती है कि नहीं, वो मेरे लिए युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। नेतन्याहू का ताज़ा बयान यही है कि कोई ट्रम्प को क्या समझाएगा, मेरे कहने से ट्रम्प थोड़े करेंगे, वो उनका अपना फैसला है। भाई थ्योरेटिकली तो सही लगता है कि ट्रम्प को फिर नेतन्याहू या कोई तीसरा व्यक्ति कैसे समझा सकता है, उनका फैसला है। तो घुमा फिरा करके आपके प्रश्न का उत्तर वहीं जाता है, एप्स्टीन फाइल। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वांट। फाइल्स ही वो उत्तर है। कैसे गद्दी बचेगी, कैसे साख बचेगी, कैसे हम राष्ट्रवाद के लपेटे में लोगों को भ्रमित करेंगे, कैसे युद्ध जिसका निर्णय उसके पक्ष में होने वाला नहीं है, और होने वाला तो छोड़िए, हर युद्ध में अमेरिका को फायदा होता था और सर लोगों ने बताया कि किस तरीके से इस युद्ध में अमेरिका का नुकसान हो रहा है, आर्थिक तौर पर नुकसान हो रहा है। तो युद्ध के नतीजे आपके खिलाफ जा चुके हैं और कभी ये घोषणा तो होगी कि नहीं हमने ईरान पर कब्जा कर लिया, ऐसा वेनेजुएला नहीं है कि आपने कब्जा कर लिया और उठा लिए और सुप्रीम लीडर को मार दिया और ये हुआ। सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई। इसका मतलब ये समझ लें कि इजराइल के पास और भी ऐसे दबाव वाली चीजें हैं। एक तो ये बात है, और उसी से रिलेटेड, एप्स्टीन से रिलेटेड ही इजराइल के पास ऐसे कोई दस्तावेज हों, ऐसी कोई चीजें हों जिसकी वजह से चाहते हुए ना चाहते हुए अमेरिका को इजराइल के हर बात पे हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। आप युद्ध में आएंगे भी और आप इजराइल द्वारा किए गए एक्शन को अग्री भी, मतलब आप अल्टीमेटली यू हैव टू से यस। जैसे उन्होंने कहा कि इजराइल ने मार दिया, ठीक है, एक ही तरफ मारा था, बाकी दावे हुए कि नहीं चारों तरफ मारा, बहुत सारी चीजें हुई। तो कैसे देखते हैं साउथ पावर्स की अगर मैं बात करूं तो इजराइल ने चारों पूरा ओवरऑल अटैक किया जी। देखिए, यहाँ पे अदिति जी आपको समझना होगा, सर ने जो अभी इकोनॉमिक एंगल दिया, मैं उसका थोड़ा सा पॉलिटिकल साइड आपको ले जाता हूँ। एप्स्टीन फाइल की तो बात हुई, अमेरिका में जो जेविस कम्युनिटी है सबसे पावरफुल है, बिजनेस में भी, पॉलिटिकली भी दे आर वेरी इन्फ्लुएंशियल। हथियारों की बात की जाए, टेक्नोलॉजी की बात की जाए, जितने बड़े बड़े वहाँ टेक्नोलॉजी के कंपनी हैं अमेरिका में, वो सारे जेविस डोमिनेटेड हैं। साइंटिस्ट ज़्यादातर वहाँ तो या तो इंडियन है या जेविस वाले ज़्यादा हैं। तो पॉलिटिकल अगर देखा जाए, अभी मिड टर्म इलेक्शन आने वाला है, एप्स्टीन तो एक उनके गले की हड्डी तो बनी हुई है। अगर पॉलिटिकली वो वार में भी वो डाउन चल रहे हैं, सिर्फ 30% वहाँ की अमेरिका की जनता इस वार को सपोर्ट कर रही है।
ट्रंप के इकोनॉमिक पॉलिसी को भी सिर्फ 40% जनता, 40% से भी कम लोगों ने सपोर्ट किया है। तो उनकी लोकप्रियता दिनों दिन गिरती जा रही है ट्रंप की। इजराइल का इन्फ्लुएंस तो बढ़ता ही जा रहा है। एक तो वो उसका दत्तक पुत्र है, मुझे तो यही लगता है। और यहाँ पे समहाउ गल्फ कंट्रीज जो शुरू से कोशिश की अमेरिका को समझाने की कि दिस वार इज़ नॉट इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इवन द गल्फ कंट्रीज या वर्ल्ड, वो भी ट्रंप उस चीज़ को नहीं माने। वो अपने इंस्टिंक्ट में ज़्यादा खोए रहते हैं और उनको इतिहास पुरुष बनना है, उनको ये दिखाना है। नोबेल प्राइज़ तो अब दूर की बात है, उनको ये लग रहा था शुरू से कि जो किसी प्रेसिडेंट ने नहीं किया, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया ईरान का, 40 साल से उन्होंने ख्वाब देख रखा था। फाइनली उनको लग रहा है कि ईरान पे, खर्ग पे वो कब्जा कर लेंगे, जो पिछले 7 प्रेसिडेंट ने नहीं कर पाए। 1980 से अभी तक अगर देखिए 7 राष्ट्रपति अमेरिका के नहीं कर पाए, शायद वो ट्रंप कर लेंगे, ऐसा उनका मानना होगा। और आज उसमें वो फेल दिख रहे हैं। इजराइल भी कहीं ना कहीं, देखिए इजराइल के लिए तो कह रहा है वो एग्जिस्टेंशियल, उसके अस्तित्व की बात है, अस्तित्व की लड़ाई है। अभी 2 दिन पहले अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस के जो डायरेक्टर हैं तुलसी गबार्ड, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले साल जून में जो ईरान पे अटैक हुआ था, उसी समय क्लेम किया कि ईरान के सारे न्यूक इनरिचमेंट को हमने ख़त्म कर दिया है, अब उसकी पूरी कैपेसिटी न्यूक्लियर बम बनाने की ख़त्म हो गई। अगर वो पिछले साल ही ख़त्म हो गया तो ये 8 महीने बाद फिर वो कैसे आ रहा है? फेक जो अब नैरेटिव है। तो आप वो तो उसके लिए भी कह रहे हैं सर, हमने इनके सारे मिलिट्री बंद कर दिया और रोज अटैक हो रहे हैं। सर एक बात बताएं, आपके नजरिए में पहला, ट्रंप आज की तारीख में ट्रंप जीते या ईरान हावी हुआ? दूसरा सर, ये और कहाँ जाती दिख रही है आपको इसकी दिशा? सर हाहाकार मच चुका है, मतलब तबाही हो चुकी है अब, खास तौर पे जब आपने एक दूसरे के रिफाइनरीज पे अटैक करना शुरू कर दिया है। ये सिर्फ जेन्युइनली जो हम इतने समय से बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ गल्फ की लड़ाई नहीं है, ये मिडिल ईस्ट की लड़ाई नहीं है, अब ये तो वैश्विक लड़ाई हो गई है सर। रास लफान पे अटैक होना, कतर पे अटैक होना, वहाँ का प्रोडक्शन एकदम बंद हो जाना, ये तो वैश्विक लड़ाई है। कहाँ जाकर रुकने आपको दिख रहा है, रुकने के लिए? अदिति जी, ये सवाल बहुत अहम है। आप देखिए, कोई भी लड़ाई हो, उस लड़ाई में आप जीत और हार की बात करती हैं, ना तो जीत होती है ना हार होती है। सबसे बड़ा नुकसान दोनों पक्ष का होता है। और ख़ास तौर से इस लड़ाई में न केवल 2 पक्षों की, पूरे विश्व के लिए एक यानी बहुत ही खतरनाक होने वाला है, हो रहा है। आप देखिए, हर इंसान को खाने के लिए रोटी चाहिए। अब रोटी आएगी तो एनर्जी से आएगी, और एनर्जी कहाँ से? एनर्जी जो है आपकी इस मात्रा से निकलेगी, है ना। मात्रा से ये ऑयल कहाँ से निकल रहा है? पृथ्वी से निकल रहा है। गैस कहाँ से निकल रही है? पृथ्वी से निकल रही है। खाना पीना पैदा होता है तो कहाँ से होता है? अभी अजताब जी ने बहुत अच्छी तरीके से थोड़ी देर पहले बताया कि विश्व के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि ये सारे रिसोर्सेज हों। और रिसोर्सेज को ही आप तबाह कर दोगे, ख़त्म कर दोगे, तो जीवन किस लिए, किसके ऊपर जीत आप हासिल करोगे? सोना ले लो, चांदी ले लो, तमाम हथियार ले लो, मकान ले लो, दुकान ले लो, सबने जाना तो ऊपर ही है, लेकिन किस लिए? एक फाइल, दूसरी फाइल, तीसरी फाइल, किसी को द्वेष लगाओ, किसी के ऊपर लांछन लगाओ, ये सब कुछ वाजिब है, लेकिन किस लिए? समस्या ये है कि मैं सुप्रीम हूँ, सर्वोपरि हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ऐसा नहीं है, ना ही हो सकता है। हम उन देवताओं को या उनकी बात करते हैं, तो क्या आप वो हैं? विश्व के अंदर शांति से सब कुछ सर ये तो बात बहुत पीछे इसलिए हो गई क्योंकि मुझे लगता है यूएन को रेस्ट इन पीस कर देना चाहिए। उसी से संबंधित जितनी भी इंटरनेशनल बॉडीज हैं जो कंडेम करती हैं उनको रेस्ट इन पीस कर देना चाहिए। अब बिल्कुल। मैं तो सर ये कि अब तो ट्रंप किसी की सुनेंगे नहीं, इजराइल किसी की सुन नहीं रहा, और इजराइल सोचता था वो अभेद्य है, इजराइल अभेद्य रहा नहीं। आपने देखा इजराइल पे अटैक, तो अब कोई किसी को समझाने वाला तो बचा ही नहीं है ना। नहीं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक हमारे फ्रेंच के जनरल याकोव लेफ ने 5 चीज़ें बोली हैं ट्रंप के बारे में। पहला उन्होंने ये कहा है, कंपेयर जॉइनिंग ट्रंप ईरान वार बाइंग चीप टिकट फॉर टाइटेनिक। इसका मतलब बहुत बड़ा गहरा है, यानी कि अभी ट्रंप साहब को जो है ना टाइटेनिक के छोटी सी पकड़ी सी टिकट लेकर के जा। उन्होंने 5 बातें कही हैं। ट्रंप को नाटो की समझ नहीं है, नहीं समझते कि नाटो कैसे काम करता है, पहला। दूसरा, कोई नहीं जानता कि ट्रंप स्ट्रेटेजिक
एम क्या है, पॉलिटिकल एम क्या है, वो या खुद भी नहीं military जानते aim सर क्या है, शायद। कुछ नहीं समझ में आ रहा। तीसरा, आप विभिन्न जो आपके यानी राष्ट्र हैं उनके साथ में सहयोग चाहते हैं, क्यों? अरे जब आप इतने सुप्रीम पावर हो तो उनसे क्यों संपर्क चाहते हो, क्यों सहयोग चाहते हो? या सहयोग चाहते हो तो ट्वीट करके सहयोग नहीं मिलता। लड़ाई के लिए पूरी प्लानिंग करनी होती है। जैसे हम 4 लोग यहाँ बैठ कर रहे हैं, यदि कोई हमने काम कर, यानी अब ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्लानिंग हमने करके तभी तो हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर। तो उसी तरीके से लड़ाई के लिए तो बड़ी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है और सबका सहयोग लेकर के तभी हम आगे जा सकते हैं। चौथा, वो कहते हैं कि फंडामेंटल इशू, सबसे बड़ा फंडामेंटल इशू है ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस। यदि मेरा किसी में ट्रस्ट है नहीं तो कैसे एक दूसरे से आप सहयोग ले सकते हो? यानी ट्रंप साहब का ट्रस्ट राष्ट्रों के अंदर नहीं है। सर अगला एक और छोटा सा, यानी कि यदि फेलियर को रीइंफोर्स करके आप कोई चीज़ जीत नहीं सकते। तो ये याकोवलेव का ये बहुत ये 5 सब बातें हैं। लेकिन जो आपने सवाल किया कि अभी किस प्रकार से ट्रंप साहब इसको देख रहे हैं, बार बार कहते हैं हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हमने नेवी खत्म कर दी, एयरफोर्स खत्म कर दी। सर बिल्कुल, वो तो अब जैसे एक बात देखिए सर, हम अब मुझे लगता है कि लगभग साल भर हो गया ट्रंप को नसीहत, क्रिटिसाइज, प्रिडिक्शन करते हुए। ये तो अब मुझे लगता है वो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा कि अब ट्रंप ने ऐसा किया। मैं तो अब ये समझना चाह रही हूँ हमारा फ्यूचर क्या है, क्यों? अब मैं भारत पे आती हूँ। अभी तक तो चुनौती क्या थी कि हॉर्मुज से किसकी शिप निकलेगी। अब हम उस चुनौती से, जब तक हमने उस चुनौती को पार किया कि हमारी तो निकल जाएगी, सारी नहीं निकलेंगी तो उसका 50% निकलेगी, 20% निकलेगी, 2 शिप आ गई, एक और आ गई, तीसरी भी आ जाएगी। जब तक हम ये कर रहे थे तब तक पता चला कि अब शिप बचेंगी तो निकलेंगी ना। कतर ने ये कह दिया कि हम अगले 5 साल तक हमारा 17% प्रोडक्शन अफेक्टेड रहेगा, हम 17% आपूर्ति, मतलब 100% अगर होती है तो 83% ही कर पाएंगे। तो उसमें तो भारत का तो कतर मेन सप्लायर है सर। बिल्कुल, आग वो गांव वो जला, अफेक्ट तो हम हो रहे हैं सर। बिल्कुल। अगर हम अब तो डिप्लोमेसी से बियॉन्ड चली गई ना बात। क्रूड ऑयल्स की जो हमारी नीड्स है पाकिस्तान से की तुलना में लगभग 6-8 गुना ज़्यादा और चाइना की हमसे करीब 12 गुना ज़्यादा है। तो ये नीड्स हैं पर डे 5.56 बिलियन करके खपत है जो बैरल में आते हैं, ये है फैक्चुअल। लेकिन ये जो असर पड़ेगा भारत पर, तो हम ये नहीं कहते कि भारत इसके लिए जिम्मेदार है। भाई ये तो ग्लोबल सिचुएशन पैदा हुई है, असर पड़ेगा तो हम भी भुगतेंगे, दुनिया भी भुगत रही है, बेसिक बात ये है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि भारत या हमारी सरकार का वो बिल्कुल इनोसेंट रोल है और इसका कोई योगदान नहीं है। एक बेसिक बात हम कहना चाहते हैं इस युद्ध को लेकर कि हमारी सरकार जिस पॉलिटिकल थॉट को लेकर चलती है, संघ और बीजेपी की जो विचारधारा है, उसमें शक्ति को वो महत्वपूर्ण मानते हैं। शक्ति सबसे ज़्यादा, जो भाई ताकतवर होगा उसके साथ तो मिलके चलना ही होगा, ये वाली फीलिंग रहती है। भैया एस जयशंकर बोलते हैं चाइना तो बहुत ताकतवर, हम कैसे लड़ सकते हैं, बोलते हैं, उनकी बात को हम कोट करते हैं। और वो यही स्टैंड अमेरिका के साथ समर्थन वाली पॉलिसी पे लिया गया, जबकि हमारे देश की पॉलिसी सत्य अहिंसा, और जहाँ सत्य अहिंसा है वहीं धर्म है। महाभारत का पूरा थॉट यहीं पर है। तो जब हम देखते हैं कि ताकतवर हो करके भी अमेरिका परसेप्शन की लड़ाई हार चुका है और अमेरिका और इजराइल के साथ आज कोई भी उसका अपना भी खड़ा नहीं है, ऐसे समय में भारत उसके साथ जाके खड़ा हो गया, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है और आने वाले समय में इस गलती को हम चिन्हित करते रहेंगे। हाँ, पर लेकिन अभी क्या है, इंटरवल हुई है पिक्चर में। इंटरवल से पहले अमेरिका की दादागिरी वैश्विक रूप पे चल रही थी, इंक्लूडिंग भारत, कि आप रशिया से तेल नहीं लेंगे। अब जैसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम आ गए हैं। इंटरवल से पहले ताकतवर था अमेरिका, जो आपने कहा कि हम तो शक्ति के साथ हैं, तो हमें रहना पड़ा। उन्होंने कहा कि भैया टैक्स लगा देंगे, उन्होंने कहा कि टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तमाम चीजें हुई। अब शक्ति के साथ नहीं रहना, वो शक्ति के सामने झुकना हुआ, ये उदाहरण। हाँ, आप कहें कि झुकना हुआ, लेकिन फिर यही था ना सर, क्या टैरिफ लगाते ही तो हम सब यही कहते कि सर टैरिफ आप पे लगा दिया, चीज़ें महंगी हो गई, इकोनॉमी डाउन हो गई, कंज्यूमर का इशू हो गया, जो बजट डोमेस्टिक पॉलिटिक्स सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अब इंटरवल की बात की पिक्चर ये है कि
भारत जो है वो अपना मतलब ईरान से भी पूरा कर रहा है, उसने अभी तक अपना तेल भी निकलवाया, चाइना के साथ भी उसके अब ये हुआ कि ऑप्शन चाइना के साथ आपने देखा लेटली बातचीत हुई, कनाडा के साथ आपने देखा कि कैसे कनाडा ने कहा कि नहीं, मतलब एक कनाडा को हम दोबारा लेकर आएंगे। तो सेकंड पिक्चर में नजर आ रहा है कि अमेरिका का एक बड़ा नुकसान हुआ है। तो ऐसी स्थिति में भारत, क्योंकि भारत तो लड़ता ही नहीं ना, भारत तो अपना वो देखता है कि उसका फायदा किस में है। तो अब आगे भारत अपना फायदा कहाँ देख रहा है? भारत का इकलौता फायदा है हमें तो गैस की आपूर्ति होनी चाहिए, जो कि होती नहीं नजर आ रही है। ओके, तो इसमें जस्ट टू ऐड ऑन सर, अभी तक वो रशिया पे सैंक्शंस लगाता था ऑयल के, क्या ऐसी स्थिति में विड्रॉ, जो कि इंडिकेशन आने लगे हैं, रशिया से सैंक्शंस विड्रॉ करेगा क्या अमेरिका, और उससे अमेरिका भारत का फायदा होगा? पॉइंट जोड़ दिया जाए सर के साथ सवाल में कि अब तो ईरान पर के तेल पर भी सैंक्शन हटाने के लिए अमेरिका ने कह दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अब मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। यस, अमेरिका की तो नीति आप देख रहे हैं, छनो रुष्टा छनो तुष्टा, तुरंत बदल जाते हैं। कल तक रशिया पे था, आज रशिया सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। इसीलिए मैं कहने जा रही हूँ, 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फायदा हो गया। बिल्कुल। दूसरी तरफ अगर आप, और ये वही रशिया है जिसको अमेरिका टारगेट कर रहा था, जिसकी वजह से सारी लड़ाई है। बिल्कुल, आज उसी रशिया को सबसे ज्यादा फायदा ट्रंप दे रहे हैं। अगर दूसरी तरफ देखा जाए, ईरान से 2019 की मैं बात करूं, ईरान से लगभग 11.5% हमारा तेल लेते थे और सस्ते पे लेते थे। अनाज के बदले तेल वगैरह की भी कुछ चीज़ें थी, रुपया में भी पेमेंट होता था। हमारा वो लॉस किया ट्रंप ने या अमेरिका ने उस पर बैन लगा के, राइट। कतर की तरफ मैं आता हूँ। कतर से हमारा 1999 में 25 साल का गैस का एग्रीमेंट हुआ था। कॉस्ट इफेक्टिवली कतर से लगभग 65% हम गैस लेते थे, जो बाद में घट के फिर 47% पे आ गया। गैस अकेले सिर्फ कतर से हम लेते थे। उसके बाद हमने फिर अभी निगोशिएट किया है कतर से, और उसमें हमारा ये है कि 20 साल के लिए 2048 तक, 2028 से 2048 तक 20 साल के लिए हमने कतर से गैस के लिए अनुबंध किया, और उसमें इंडिया को लगभग $6 अरब का फ़ायदा है। हमने जो निगोशिएट किया है हमारी गवर्नमेंट ने, उससे इंडिया को कम रेट पे गैस मिल रहा है। तो इस तरह से हर कंट्री के साथ हमने निगोशिएट किया, बिकॉज हमारी हर किसी के साथ जो कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम की। सर अब तो कल रात के बाद अब में तो फर्क काफी आ जाएगा सर। एक चीज में पीछे प्रेम सर, आप ये मान रहे हैं कि जो रशिया पे सैंक्शन अगर हटते हैं तो भारत का फायदा है? देखिए, निश्चित रूप से सोर्स ऑफ एनर्जी रशिया से भारत लेता रहा है, और अमेरिका जो डिस्टर्ब कर रहा था, अमेरिका की वो क्षमता घटी है। तो जैसे चाइना है, चाइना को कंपेयर करके बात करेंगे तो बेहतर होगा। चाइना हमसे ज़्यादा उनकी खपत है, तो वो अपनी एनर्जी की जो ज़रूरत है ईरान और रशिया के माध्यम से पूरी कर लेता है मोटे तौर पर, और भी जगह से ये बड़े सोर्सेज है वो कर लेता है। हमारी चिंता जो थी, हम जहाँ से एनर्जी ले रहे थे वो तो हम देख ही नहीं पाए। ईरान को हमने छोड़ दिया, रशिया को हमने दबाव में छोड़ दिया। अब क्या वेनेजुएला और अमेरिका के भरोसे हम एनर्जी पर जिएंगे? ये सवाल था। लेकिन हमने अपने हित का यहाँ सुरक्षा नहीं की, और अपने हित के खिलाफ जाकर के अमेरिका इजराइल का साथ दिया। ये बात मैं फिर से कहता हूँ, जो हम कहते हैं ना हम अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, हमने नहीं देखा अपना इंटरेस्ट। ठीक है, मैं उनके पास जाऊंगी, लेकिन सर हाँ मैं इससे डिफर करूंगी। जब ईरान के एम्बेसडर ये कहें कि मित्र है, ईरान हमको शिप्स आने देता है, इस समय अगर वो 2 शिप्स नहीं आई होती तो पॉलिटिकली कितना डिस्टर्बेंस होता? मैं क्लैरिफाई करता हूँ, ये हमें बात करनी पड़ रही है ईरान से। अगर हमने सर हमारे पास उनके 150 नाविक थे। अगर हमने उसी दिन खामनेई की हत्या को गलत बताया होता है, जैसे पाकिस्तान ने बताया, पाकिस्तान ने तो उसकी निंदा भी की है, उस 12 देशों के साथ भी जो ईरान के खिलाफ है, और खामनेई की हत्या की निंदा भी की। पाकिस्तान ज़्यादा बैलेंस्ड वे में है, और हम उनकी निंदा नहीं किए। स्कूली बच्चियों की हत्या करने की निंदा करने में देरी किए, और उसके बाद भाई कह रहा है ईरान की हमने दुश्मन के लिए हॉर्मेज को बंद रखा है, तो हमें दुश्मन माना गया। अब हम बात कर रहे हैं, अब हम अपने से अब जब देख रहे हैं कि युद्ध पलट रहा है, तब हमने अपने रुख में परिवर्तन किया। हमने 12 दिन बाद ईरान के राष्ट्रपति से बात की। ये सब हमारी कमजोरी है सर। मैं सब हमारी कमजोरी है। सर आप एक चीज सुनिए सर, नथिंग इज फ्री, नो लंचेस आर फ्री। अगर ईरान हमें कुछ दे रहा है तो जाहिर तौर पे भारत की तरफ से उसे कुछ मिल रहा है। खामेनेई पे हमने शोक नहीं जताया, बहुत देर बाद जताया। उसके बावजूद भी ईरान कह रहा है कि इंडिया इज अ फ्रेंडली कंट्री। वजह होगी ना सर, उसकी डिप्लोमेसी है सर। ये देखिए खामेनेई इस्लामिक लीडर, ठीक है, उनके राष्ट्रपति, पिछली बार जब राष्ट्रपति की डेथ हुई थी उस वक्त भारत ने उसको शोक जताया था, ठीक है। आतंकवाद का लीडर, उसके लिए शोक जताने की भारत को कोई आवश्यकता नहीं है।
रही बात संपर्क की और संबंधों की, मैं साफ कहता हूँ कि हमारा जो चावर यानी 14,000 करोड़ का हम वहाँ पर यानी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और यहाँ से पाकिस्तान से हम ऑयल की लाइन भी बिछाने वाले थे, वो पाकिस्तान के झगड़े की वजह से वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो भारत के संबंध विश्व के सारे देशों से अच्छे बनाने की कोशिश की गई है। एक लाइन का अगर इंटरवेंशन ले लिया जाए, हम ऑफिशियली जैसे आतंकवाद का लीडर खामनेई को कहते हैं, वैसे ही ईरान के साथ हमारे क्या संबंध रह जाएंगे। आप कल्पना कीजिए, आपके व्यक्तिगत विचार हो सकते तभी तो सर शायद देश का विचार नहीं हो सकता कि खामनेई भारत का आतंकवाद का लीडर है, नहीं हो सकता। भारत की या किसी देश की बोलने की हिम्मत इसी बात पर निर्भर करेगी कि वो ईरान के साथ खड़ा है या ईरान के वो तो डोमेस्टिक लड़ाई शुरू हो जाएगी सर, उससे तो जबरदस्त। आप देखिए, जिस प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ भारत बार बार वैश्विक रूप से सबको बता रहा है, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस में भी बता रहा है। और आप देखिए, भारत कहे ना कहे, लेकिन सबको पता है कि क्या स्थिति है। ईरान ने जिस प्रकार से हिजबुल्लाह को, हुती को, हमास को और तमाम देशों को यानी 1979 मैं इंटरवीन करूंगा। आप अमेरिका का थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लीजिए। आप आतंकवाद की बात करें, जितने बड़े बड़े आतंकवादी संगठन हुए हैं वो सारे उन्होंने किया, अमेरिका ने ISIS, अलकायदा, यू नेम इट। सर ये तो पता है, लेकिन हम अपने तरफ से कभी ये नहीं कह सकते। आई एब्सोल्युटली एग्री, और इसी की तो लड़ाई है, इसी की तो इशू है। लेकिन सर एक बात मैं आपके पास आती हूँ, अब मैं बार बार समझना चाह रही हूँ आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, अब आगे क्या होगा? ऐसी स्थिति कब आएगी जब हम राहत की सांस लेंगे? ये जो आग लगी है रिफाइनरी में, या ये जो तमाम चीज़ें हुई हैं, ये सिर्फ एनर्जी क्राइसिस नहीं है, ये तो अब मार्केट पे, इकोनॉमी पे, स्टॉक पे, गोल्ड पे, सिल्वर पे, सब कुछ ट्रैश हो रहा है। आने वाले दिनों में अगर, जैसा कि ट्रंप ने कहा है कि अब अगर कुछ किया तो हम उसका बहुत ज़बरदस्त रिटेलिएट करेंगे। अच्छा, अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी हो सकता है। ईरान तो रिटेलिएट करेगा ही, ट्रंप क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में और आगे आपको कहाँ कोई दबता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा, कोई चुप होता हुआ, कोई बैलेंस तरीके से आगे बढ़ता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा। देखिए अदिति जी, मेरा यहाँ मानना है कि जो अभी ऑफ लेट जो भारत शुरू से कहता रहता है, डायलॉग, डिप्लोमेसी, डिस्केलेशन की बात करता है, आज वो होता प्रतीत हो रहा है। दो मैं एग्जांपल दूंगा। अभी गल्फ़ के देशों का, खास करके अरब और इस्लामिक जो 12 कंट्रीज़ का एक अभी मीटिंग हुई थी रियाद में। उस मीटिंग में भी हालांकि उन्होंने ईरान पे क्रिटिसाइज़ किया है, एक तरह से धमकी भी दी है कि अगर आप अटैक जारी रखेंगे तो हम काउंटर अटैक करेंगे। एक तो ये, दूसरी तरफ अभी जो 7 देश आए हैं आगे बढ़ के, उसमें कुछ नेटो के देश हैं, एशिया के भी कुछ देश हैं, कनाडा भी है, जापान भी उसमें है, नीदरलैंड है, कुछ देश, ये 7 देश जो अमेरिका के सहयोगी माने जाते हैं, ये आगे आए हैं और ये कह रहे हैं, फ्रांस उसमें से लीड ले रहा है, वो भी कह रहा है, इसके अलावा कनाडा भी वहाँ पे है और भी कई कंट्रीज़ आगे आ रहे हैं कि भाई कहीं बीच का रास्ता निकाला जाए, डायलॉग, डिप्लोमेसी की बात की जाए। यही एकमात्र है, बाई फोर्स आप नहीं कर सकते। दुनिया अभी बहुत बड़े संकट से गुजर रही है, ऊर्जा संकट तो है ही, आर्थिक संकट है यहाँ पे, और इसके अलावा अब फूड क्राइसिस होगी। यूनाइटेड नेशंस ने खुद वार्न किया है कि 45 मिलियन लोग भूखमरी के कगार पे हैं इसकी वजह से। तो ये कहाँ जाके रुकेगा? मुझे लगता है बीच का रास्ता निकलेगा। फोर्स से अमेरिका चाह रहा था बट वो होना नहीं है। मुझे अब यूनाइटेड नेशंस भी आगे आ रहा है, वर्ल्ड के देश उसको सपोर्ट कर रहे हैं, शायद कुछ बीच का रास्ता निकलेगा। दो आई डिस्क्रेडिट यूनाइटेड नेशंस फॉर एवरीथिंग, लेकिन वी हैव टू होपिंग अगेंस्ट होप। यस सर, ऐसा होगा, ऐसा अगर ऐसा होता है कि इजराइल और अमेरिका इवेंचुअली धीरे 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 ईरान पे अटैक करना बंद कर दे, तो ईरान भी चुप हो जाएगा सर? या ये कोई कंक्लूसिव तरीके से? सबसे बड़ी बात यह है कि जो अमेरिका चाहता है, यदि वो ईरान कर दे तो युद्ध खत्म, लेकिन वो करना नहीं चाहता, ना ही अमेरिका चाहता है ये करना। प्रॉब्लम यहाँ है कि भाई आपने बात तो करनी पड़ेगी ना। अमेरिका तो फुल सरेंडर चाहता है सर, ईरान वो नहीं करेगा। तो फर्स्ट यानी कोई भी देश फुल सरेंडर क्यों? वेनेजुएला तो कर लिया आपने, कर लिया, अपना बंदा बैठा लिया वहाँ पे, ऐसा ये तो ईरान तो नहीं करने वाला। और कारण ये है सर, वेनेजुएला में भी मदुरो के पास जो डिजिटल इकोनॉमी है, अभी तो बहुत बड़ा खेल है उसमें। भूख कहाँ जाके रुकेगी? अमेरिका की भूख कहाँ? देखिए खनिज पदार्थों पे, इसके पीछे और बहुत बड़ा है। इट्स नॉट ओनली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स,
खनिज के बिल्कुल, rare earth materials हैं, exactly. मटेरियल्स पे जो इनकी नज़र है अमेरिका की, और बहुत बड़ी है। आप देख लीजिए यूक्रेन, वेनेजुएला, ग्रीनलैंड, कनाडा, तुर्की से कल अभी इन्होंने एक एग्रीमेंट किया। इनफैक्ट इस चिली से अमेरिका ने एग्रीमेंट किया है, पाकिस्तान से इन्होंने बात की है। तो ये हर जगह इनकी नज़र, तो ये भूख ना वो कहते हैं बढ़ती जा रही है। जैसे भी चाइना की, चाइना को हम आज ये मानते हैं कि हम लोग 2025 में, चाइना 2090 में जी रहा है, उसके बावजूद भी ताइवान पर जो अटैक है, भूखी तो है। वो चाहते हैं कि जितने भी चिप्स हैं, जो भी सब कुछ बनता है पूरे विश्व में, रेयर अर्थ जो है, तो फिर ताइवान वाले फैक्टर में क्या चाइना से भी दूरी तो बिल्कुल थे। अभी ट्रम्प जो जाना चाह रहे थे, जो भी उनका चीन जाने का था, उसमें मेन एजेंडा उनका यही रेयर अर्थ मटेरियल्स। एग्जैक्टली। तो ये कहीं ना कहीं तो अब एक चीज़ मैं यहाँ कहूँगा, देखिए मैं आप सभी, हम दोनों चारों के पास में कुछ न कुछ चीज़ें हैं, हम आपस में बैठ करके बात करके उसको नेगोशिएट करके एक दूसरे के फ़ायदे के लिए क्यों नहीं करते। यदि मैं आपके पास आता हूँ कि आपके पास ये चीज़ है, मुझे ये दे दीजिए, बोलते नहीं मुझे ये दे दीजिए आप, मैं तो देना चाहता नहीं और मैं आपसे लेना चाहता हूँ, यदि आप नहीं दोगे तो मैं आपसे लगा दूंगा। यही सबसे बड़ा खेल ये है कि भाई डरा करके मैं आपको कर दूंगा। या भारत के साथ में कि भाई टैरिफ लगा दिया 50%। आप ये देखिए अमेरिका के पास में 54 लाख भारतीय हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी सारी मैक्सिमम कंपनीज आर हेल्ड बाई आर टॉप ऑफिशियल्स ऑफ इंडिया। 37% साइंटिस्ट उनके नासा के अंदर भारतीय हैं। 54 लाख तकरीबन अमेरिका के लोग जो है, चाइना के लोग उनके यहाँ काम कर रहे हैं, जो सारी चीज़ों को देख। So the world have become thankless in that matter, लेकिन यदि आप इस तरीके से सारा रशिया को गिराना चाहते थे, दबाना चाहते थे हर तरीके से, 4 साल हो गए युद्ध को, अभी इस दौरान में रशिया जो है ना 118, 112, 113 डॉलर पर बैरल के रूप में बेच रहा है, जबकि 67 में 116 हो गया, डबल। हाँ 116, कल 120 हुआ था एक बार, अभी 118 हुआ, फिर 116 हो गया, 12-13 इस तरह से चल रहा है। यानी वो तो यानी ही हैविंग गुड टाइम नाउ कि जो भी वहाँ हथियार यूक्रेन में ये बेचते थे अमेरिका, वो यहाँ बेच रहा है और अमेरिका को मात पड़ रही है। अभी भी बेच रहा है। यूएई से कल हुआ है $7 बिलियन का, उन्होंने अभी यूएई को हथियार बेच रहा है। 4 चीजें हैं अमेरिका के बारे में। सर आप बात Where do you see Dubai also, sir? अदिति जी, आपका जो सवाल ताइवान को लेकर है, इसको मैं साम्राज्यवाद के 2 अलग अलग स्वरूपों से जोड़ता हूँ। बिल्कुल। कि चाइना का जो साम्राज्यवाद है वो अमेरिका से डिफरेंट है। अमेरिका फिजिकल युद्ध लड़ करके और दूसरे तरीकों से अपना साम्राज्यवाद फैलाता है, और वो खनिज में हुआ, दूसरे ऊर्जा के स्रोत हुए, उस पर कैसे उसकी पकड़ होगी, या दुनिया में हम कैसे ताकतवर रहेंगे, ये एक पावर सेंटर बनने के लिए होता है। और चाइना ने जो अपने आप को खड़ा किया है, इसके बजाय उन्होंने रिवर्स लिया कि आर्थिक रूप से हम अपने आप को इतना बनाए, अपना बाजार कब्जा करें। आज जैसे भारत के साथ क्या है, भारत कभी दक्षिण एशियाई देशों का नेता होता था कम से कम। तो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक दृष्टिकोण से भी भारत का इस क्षेत्र, भारत के जितने छोटे छोटे देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते थे, उसको चाइना ने धीरे धीरे ग्रैब किया, और वो मिडिल ईस्ट तक जा रहा था। वो वन रोड वन ये लेकर के बेल्ट लेकर के जा रहा था। और यहाँ हम देखें तो चाइना, जैसे ताइवान को उसको फिजिकली कब्जा करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से इंडिया का प्रधानमंत्री बोल रहा है न घर में घुसा है न घुसा हुआ है। क्यों? इसके बावजूद कि उसका $1 बिलियन से ज़्यादा का प्लस में कारोबार है भारत के साथ में। तो भारत का बाजार तो चाइनीज मालों से अटा पड़ा है, उसको कब्जा करने की क्या जरूरत है? इसको दूसरे तरीके से देखिए, या फिर विस्तारवाद है जमीन पे। ये हेजेमनी कहते हैं ना, वो पूरा वर्ल्ड हेजेमनी की सिस्टम बना हुआ है। इस तरह से चल रहा है। तो चाइना हमें अब सर फिजिकल लड़ाई जो है वो तो ऑफ ट्रेंड हो चुकी है, ये लड़ी जा रही है। लेकिन आप देखिए कि वो जब आया कोरोना, वो वॉर ही थी और वो कितनी प्लान थी। और अब एप्स्टीन फाइल से समझ में आता है कि वो कितना प्लान तरीके से किया गया, और वो भी सिर्फ पैसे के लिए। दूसरा आप देखिए, अब जो लड़ाई है वो ऑयल सबसे बड़ी पावर, और दूसरा AI डेटा।
डेटा बिल्कुल डेटा और ये जो चिप्स सेमीकंडक्टर ये जैसे सारी बोलते चीजें हैं तो डेटा की मुझे बात आती है। राहुल गांधी की वो कि बात आ याद जाती है आती कि उन्होंने रिमाइंड जिन्होंने कहा warn कि किया हुआ डेटा है। आज सबसे बड़ी शक्ति है। मुझे भी स्ट्रेस देने का मन कर रहा है कि 140 करोड़ की आबादी, दुनिया में सबसे बड़ी आबादी, यहाँ का क्वालिटी वाला डेटा, और इसके बावजूद हम डेटा रखते हुए भी हम किसी के साथ टेबल टॉक में सरेंडर हो जाते हैं कि भाई हम एक टैरिफ नहीं लगाएंगे, आप चाहे जितना हम पर नहीं सर, टैरिफ एक चीज बताइए, ये जो एप्स्टीन है बहुत दुविधापूर्ण स्थिति है, जिस अभूतपूर्व जिस कारण से युद्ध लड़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, भाई वैसे ही किसी कारण से हम ये कर रहे हैं कि हम तो टैरिफ नहीं लगाएंगे, तुम चाहे हम पर जितना टैरिफ। सर पर डेटा वाली इस लड़ाई में पेगासस को अगर मैं लेकर आऊं, इजराइल पहले और तमाम चीजें, डेटा वाली लड़ाई में इजराइल, अमेरिका, चाइना, ये लोग तो बहुत आई थिंक बहुत आगे हैं। मतलब अब ये बात सही है कि हम 140 करोड़ लोग, तमाम चीज़ें, लेकिन ये एप्स्टीन भी तो एक डेटा का इशू है ना। डेटा है इसलिए तो दबाव है, ये डेटा बाहर आ रहा है धीरे धीरे, यही तो दबाव है अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप पे। बिल्कुल, देखिए डेटा अगला वार जो है वो सारा डेटा के लिए लड़ा जा रहा है। ये भी मतलब आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स और ट्रांजैक्शन मेरे पास है तो मेरे पास डेटा है, आप दबाव में है मेरे आज से। अमेरिका और चीन को पता है कि डाउन द लाइन अगले 50 साल में इंडिया के लोगों की क्या जरूरत होगी, एंड दे आर प्लानिंग, उनकी R&D उस हिसाब से चल रही है, 50 साल आगे चल रही है कि क्या इंडिया को चाहिए। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, 50 साल बाद इंडिया को क्या चाहिए वो अभी से उसकी प्लान कर रहे हैं और उसका प्रोडक्शन उसी अनुसार करेंगे। तो वो सारा डेटा का खेल है। हमें यहाँ पे बहुत अलर्ट होना होगा, हमारे डेटा को देश में रहे, इसके लिए जितने भी प्रावधान करने उसके लिए सर एक ही प्रावधान है कि हम व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम अपने इंडिया में बनाएं, जैसे चाइना का रखा है, साउथ कोरिया ने किया हुआ है। बात में थोड़ा सा इन्हांस होगा कि एक तरफ डेटा का हमारा ताकत कि हमारी ताकत है और बाजार उसी हिसाब से अपने आप को तैयार कर रहा है कि हमको कैसे बाजार बनाए, और दूसरी तरफ इजराइल की वाली सोच भी है कि हमारी 140 करोड़ जनता, उनके लिए कैसे डिफेंस की सामग्री बनाए और हम लेबर बनाए। दोनों थिंकिंग है दुनिया में कि भारत का लेबर स्ट्रेंथ कैसे यूज करें और भारत का डेटा बेस जो है उसका भी इस्तेमाल करें और हमको बाजार के रूप में भी देखें। आप सही कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे कि कुछ समय पहले, आप 15 साल 20 साल पहले के आप जाइए, उस वक्त हमारी स्थिति क्या थी? ना तो हमें इधर उधर की इंटेलिजेंस पता होती थी, ना हमने करना क्या है, हमारा डे टू डे के बारे में सोचते हैं कि अगले साल के लिए हम क्या करेंगे। अभी कम से कम इतना तो नज़र आ रहा है कि हम 2047 की बात कर रहे हैं या 2050 की बात कर रहे हैं या 20 साल 25 साल आगे की बात कर रहे हैं। दूसरा, हमारे यहाँ पर चीज़ें प्रोड्यूस नहीं होती, जैसे सारा यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था ब्रिटेन में पहले और आकर के वहाँ से मैन्युफैक्चर होकर यहाँ तक। अभी एटलीस्ट हम 30 to 40% चीज़ों को अपने यहाँ प्रोड्यूस करना शुरू करें। रही बात चाइना का छोटा सस्ता सामान यहाँ बेचते थे उसका, उसके ऊपर जब हमारे देखिए कितनी SMSE स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज का बढ़ावा मिल करके अब जो धीरे धीरे, यानी एकदम तो नहीं होगा लेकिन पिछले तक सर पर इस मार्केट में, जो ये वैश्विक मार्केट है, मार्केट क्यों कहें, जैसे होता है ना बहुत सारे शैतान हैं। भारत एक सीधे बच्चे की तरह अपनी एक ज़िंदगी जीना चाहता है, वो 2047 तक का विजन रख रहा है, वो अपने लोगों को काम करना चाहता है, वो स्किल डेवलपमेंट और तमाम चीज़ें, और डिफेंस में वो आत्मनिर्भर होना चाहता है आइडियली, जो कि हमको बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो हम नहीं हो पाए, अब हो रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो दूसरा देश हैं दुनिया के, वो तो बहुत आगे निकल चुके हैं। वो देखिए, आप बिल्कुल हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं एक सीधे बच्चे की तरह, संस्कारी बच्चे की तरह। पहले से ही तैयारी धीरे धीरे कर रहे थे, हम तो उसी स्थिति में थे ही नहीं, उस स्थिति में थे ही नहीं, क्योंकि आप देखिए यानी इतनी बेरोजगारी थी, इतनी भुखमरी थी। किसी समय पे भाई कौन सी एक पिक्चर में आया था ना कि भाई रोटी सर टेक्निकली जो पाकिस्तान ने हमारे साथ किया, आज जो है कम से कम इतना तो है कि यानी भुखमरी को काफ़ी कुछ कम किया गया है, पॉवर्टी लाइन से लोगों को ऊपर आए हैं, तो यानी कहीं ना कहीं तो प्रगति हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो अमेरिका ने, नहीं आप मुझे एक बात बताइए सर, हम पाकिस्तान से हमने बहुत कुछ झेला है और हमें ये नहीं पता कि आप हमसे यहाँ बात कर रहे हैं, पाकिस्तान क्या प्लानिंग कर रहा है और हमारे किस राज्य में कब क्या हो जाए। आपने देखा ना दिल्ली में क्या हुआ, आपने देखा ना कितने बड़ी संख्या में मिले, और फिर तो अब तो डॉक्टर्स मिल रहे हैं और नर्सेज मिल रही हैं। मेरा सवाल ये कि हम तो अभी ये भी नहीं सोच रहे कि इनफ इज इनफ और पाकिस्तान पे हम पूरी तरीके से अटैक करके हम POK ही वापस ले लें। हम तो वासुदेव कुटुंबकम। अभी भाई साहब ने बहुत, प्रेम जी ने बहुत अच्छी तरीके से थोड़ी देर पहले बताया कि
हम यदि युद्ध में, यदि अभी ऑपरेशन सिंदूर किया, 4 दिन का हमारा ऑब्जेक्टिव थे, ख़त्म कर दिया। ट्रम्प साहब बोल रहे हैं मैंने बंद करवा दिया, ये कर दिया, वो सारी कहानी है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव होना, यदि हम युद्ध में घुसते हैं, चाहे चाइना के साथ में हो, चाहे बांग्लादेश के साथ में हो, चाहे आपका सर नुकसान है, मैं समझ गई, लेकिन यदि उसमें जाते हैं तो हम कितने पीछे जाते हैं। धीरे हम वसुधैव पर सर जब आतंकवादी हमले होते हैं तब भी तो पीछे जाते हैं सर। जी जी, जब आतंकवादी हमले होते हैं तब भी तो पीछे जाते हैं, और गारंटी थोड़ी है कि वो बंद कर देंगे। दूसरा मैंने पिछले कहा था कि हम 2 लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तान तो है ही, दूसरा चाइना है, टर्की है, और जो आधा है ना, जो हमारे घर में घर का बेदी लंका ढाए वाले जो लोग हैं, जो देशद्रोही मैं जिनको कहता हूँ, जो देश के बारे में सोचते नहीं, उनको ना राष्ट्र का पता, राष्ट्रवाद के पक्ष में रहते हैं, ना ही वो अपनी रोटी सेकने के चक्कर में देश को बर्बाद करने पर तुले हुए। मैं आखिरी लैग में हूँ, वो घर का बेदी लंका डाए, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स आ गई है, तो एक सवाल कि भाई वो जो घर का बेदी लंका डाए, ऐसा कांग्रेसी मानने लग गए हैं, शशि थरूर को, मनीष तिवारी को, दोनों ने कहा कि डिप्लोमेसी के लिहाज से हम एकदम सही हैं, ये लड़ाई हमारी नहीं है। मनीष तिवारी ने कहा हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उनकी है, हम जितना हमारे को जितना देना था, भारत एज अ कंट्री उसमें योगदान दे रहा है। और दूसरा शशि थरूर ने कहा कि दिस इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए, मुझे विश्वास है कि कर्नल साहब ने जो बातें कही हैं वो राजनीतिक रूप से किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं कही है। ये घर का भेदी लंका डाए क्या ईरान में नहीं है, क्या इजराइल में नहीं है, क्या अमेरिका में नहीं है? तो घर का भेदी तो हर जगह, नहीं तो जासूस होता ही नहीं दुनिया में। जासूस इसीलिए है कि वहाँ भेदिए होते हैं और भेदिया एक महत्वपूर्ण ताकत होता है, वहाँ पर बोल रहे हैं। लेकिन जो लोग भी अपने ही देश के लोगों को देश का दुश्मन मानते हैं, हमें लगता है कि वो कहीं ना कहीं थॉट में दोष है, विचारधारा में दोष है। अपने देश के लोग देश के दुश्मन नहीं होते, और वो गिने चुने लोग जासूस की मदद करने वाले लोग, वो तो क्राइम है देश के साथ, जो कानून के हिसाब से क्रिमिनल्स हैं। उसको मैं एक जगह बात हो रही थी एक ही दिन पहले चर्चा में, उसको मैं बोलना चाहता हूँ कि किसी ने कहा कि देशद्रोही है फलां देश में, और सबको लात मार के देश से निकाल देना चाहिए। ये एक भाषा थी। मैंने प्रतिकार किया, मैंने कहा कि मान लीजिए मैं प्रेम कुमार देशद्रोही हूँ, तो मुझे देश के कानून के हिसाब से देशद्रोह की सज़ा मिलेगी। फिर भी हमारा संविधान देशद्रोही होने के बावजूद हमें संरक्षित करता है कि किसी की औकात नहीं है कि कोई हमें देश से लात मार के निकाल सके। संविधान हमें देश में ही सजा भुगतने सर, अब मुझे बोलने दीजिए प्लीज सर। समझ लीजिए, संविधान हमें तब भी संरक्षित करता है जब हम देशद्रोही होते हैं। कोई हमें देश से बाहर नहीं निकाल सकता। तो ऐसे लोगों को अपने सोच में करेक्शन करना है। पर प्रेम सर, हमारे ही संविधान ने कसाब को ट्रायल्स दिए, लेकिन अमेरिका का संविधान, सुप्रीम कोर्ट मना कर रहा है कि आप ऐसे ट्रेड डील्स नहीं कर सकते, आपको कांग्रेस से पूछना पड़ेगा, पर नहीं कर रहे। और अमेरिका सुपर पावर है और सबको झुका के रखता है। युद्ध के लिए भी ट्रंप ने अपनी वहाँ की जो संविधान है या वहाँ का जो प्रोविज़न है उसमें नहीं परमिशन लिया है, जबकि वहाँ का कानून ये कहता है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, देखिए ये सप्ताह सर, हम अपने संविधान में नक्सल्स को वो दे रहे हैं, रिहेबिलिटेट करने की चीजें, उनको रीस्टैब्लिश करने के लिए। तो हम अपने संविधान में कसाब को जगह दे रहे हैं। आदित्य जी, नुकसान भी खाते हैं। इसको इससे ऐसे सोचा जाता है, सुप्रीम कोर्ट जब कसाब को आखिरी वक्त भी सुनने के लिए कहता है, मेनन को जब रात में मौका देता है, सुनता है, तो इसका मकसद ये होता है कि दुनिया को ये पता चले कि फांसी देने से पहले आखिरी वक्त तक उनको मौका दिया गया और हमारे यहाँ न्याय का शासन है। इसका मतलब ये है, ये नहीं है कि हम कसाब को फेवर कर रहे हैं या मेनन को फेवर नहीं कर रहे। तो सुप्रीम कोर्ट फेवर नहीं कर रहे, हम आज के तरीकों में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई क्या हो। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, देखिए ये सप्ताह बहुत ही शुभ है। अभी हमने अपनी विक्रम संवत का पहला कल शुरू किया, बहुत शुभ दिन है। ईद का त्यौहार आज गल्फ में मनाया जा रहा है, अरब देशों में, इंडिया में कल मनाया जा रहा है। कल इंटरनेशनल नवरोज दिवस जो पारसी लोग मनाते हैं। तो हमारी तो वो सनातनी कल्चर जो आप कह लीजिए, वहाँ पे हम युद्ध की बात नहीं करते, बुद्ध की बात करते हैं। हम नानक और महावीर की धरती रहे हैं। तो सबको एकोमोडेट करके इंडिया का ये शुरू से ऐसा रहा है। अभी भी अगर पॉलिटिकल नैरेटिव की बात की जाए तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की हम बात करते हैं। मुझे लगता है अप्रोच वही होना चाहिए जो हमारा संविधान भी कहता है। और वर्ल्ड की भी बात करें तो वहाँ भी डेमोक्रेसी, अमेरिका बार बार डेमोक्रेसी, खुद वहाँ पे क्या है? क्या उन्होंने
विश्व व्यवस्था को डेमोक्रेटिक माना है? क्या डेमोक्रेसी की बात सुनी है जो विश्व समुदाय कह रहा है? क्या अमेरिका उसको कब माना है? आज तक उठा के देख लीजिए, कभी नहीं। चाहे वर्ल्ड वार फर्स्ट, सेकंड और उसके बाद कोल्ड वार और अभी जो गल्फ वार चल रहा है 2, हर जगह अमेरिका ने विश्व समुदाय की उपेक्षा की है और लोगों को परेशान में रखा है। ये अमेरिका शुरू से ऐसा करता रहा है। यहाँ पे सारे देशों को, जो हम कहते हैं थर्ड वर्ल्ड या ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, सब विश्व के इन सारे देशों को जो भी डेमोक्रेसी की बात करते हैं उनको आगे आना चाहिए और सह अस्तित्व का जो है, शांति का जो संदेश भी है, उस पे ही विश्व आगे। देखिए, आप भी और हम भी यही मानते हैं कि ये जो आग रिफाइनरीज में लग रही हैं, जो अब हमारे घरों में, किचन में, हमारे धड़कनों में जो तेज हो चुकी हैं, ये बंद होनी चाहिए। क्योंकि भारत तो हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम, डायलॉग, डी एस्केलेशन पे विश्वास रखता है। आज कनाडा ने जिस तरीके से कहा, आपने देखा किस तरीके से भारत के ऊपर सवाल उठाए गए। कनाडा की संसद में सिर्फ राजनीति और वोटों के लिए बात कही गई थी और आज वो खारिज हो गई। फिर तो जब हम सही नियत से आगे बढ़ते हैं तो भले ही देरी से, लेकिन हमारी जीत पक्की होती है। लेकिन फिलहाल अगर बात ट्रंप की करें तो ये तो तय है कि जब ट्रंप ने ये लड़ाई शुरू की तो उनको लगा कि सुप्रीम लीडर्स को मार देंगे और ईरान घुटनों पर आ जाएगा। उन्होंने सही से आकलन नहीं किया ईरान का और आज उसके लिए गल्फ कंट्रीज को भुगतना पड़ रहा है, जिस बात के लिए वो देश जो कि एलाय माने जाते थे वो ट्रंप से नाराज है। अब ट्रंप की मनमानी कहाँ जाकर रुकेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि जो ये लड़ाई है ये रुके और जिसके लिए भारत जो भी अपना योगदान कर पा रहा है एक सही तरीके से वो करने की कोशिश कर रहा है। अगली बार हम फिर चर्चा करेंगे, लेटेस्ट अपडेट के साथ चर्चा करेंगे और इस दिशा में आगे क्या हो रहा है वैश्विक स्थिति में हम सारे एक्सपर्ट्स को आपके लिए लेकर फिर फील द थ्रिल में आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद।